बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अप्रैल 2025। तो आज बिहार की ताजा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप खबरें। आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना बापू सभागार में आए लोगों को कहा कि जब से हमें बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका मिला है तभी से सभी लोगों के लिए काम किया है। हम सभी मिलकर बिहार के हित में काम करें, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो या पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या दलित हो या महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हम लोग सभी के लिए काम करते हैं, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सभी जातियों के लोगों के लिए काम किया है, महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई काम किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों में सभी जिलों में जाकर काम में जो कमी थी उसे भी देखा और जो कमी नजर आई उसे लेकर भी काम किया जा रहा है। इस मौके पर नीतीश कुमार ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी को अपने पास बुलाया और इन कार्यों को कराने के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने मंत्री को एक टास्क भी दिया। इस दौरान अशोक चौधरी हाथ जोड़कर खड़े रहे और उन्होंने इस कार्य को करने की अपनी सहमति दी। दोस्तों बिहार के सभी जिलों में आज 14 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के 17 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के 17 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन और बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र अलर्ट है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सिवान, भोजपुर, बक्सर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में 14 अप्रैल तक झोंके के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने, वज्रपात, मेघ गर्जन और बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पटना, नवादा, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका और मुंगेर जिला में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा चलने, मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों दिल्ली चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद बिहार की सियासत में उतरे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी पटना में पदयात्रा के दौरान उत्पात मचाने को लेकर पटना पुलिस ने कन्हैया समेत 41 कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब बीजेपी ने भी कन्हैया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल हाल ही में कन्हैया कुमार ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर बयानबाजी की थी। कन्हैया के उसी बयान के खिलाफ बीजेपी थाने पहुंच गई है और कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता ने कन्हैया कुमार पर आरोप लगाया है कि कन्हैया ने मोदी जी संघीय और आरएसएस आतंकवादी कहा है, जो कि आपत्तिजनक है। इन्हीं दो शब्दों को आधार बनाते हुए बीजेपी मीडिया सेल के अध्यक्ष दानिश इकबाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी द्वारा कोतवाली थाने में दिए आवेदन में ये भी कहा गया है कि कन्हैया बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे बीजेपी और देश की जनता की भावनाएं आहत होती है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना कैबिनेट में लाने की तैयारी कर ली है। अब किसी भी समय इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। नीतीश कुमार सरकार झारखंड के हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की तरह महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देगी। इसका नाम बिहार में क्या होगा ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जल्द ही इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। इसे नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव को जवाब माना जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए माई बहन योजना लाई जाएगी और बिहार के हर महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने नहले पर दहला मारते हुए चुनाव से 6 महीने पहले ही महिलाओं के खाते में पैसे देने की तैयारी कर ली है। नीतीश सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अगले कैबिनेट में कभी भी इस योजना पर मुहर लग जाएगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार वृद्धा पेंशन योजना की राशि भी 1000 से ज्यादा करने जा रही है। जल्द ही इस पर भी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, मुहर लग जाएगी।
दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन शनिवार को बीजेपी कार्यालय में एक अहम सियासी हलचल देखने को मिली, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के शीर्ष नेता एक मंच पर जुटे। इस बैठक का उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे की तैयारी की समीक्षा भर नहीं था, बल्कि इससे आगे की चुनावी रणनीति को धार देना भी था। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत एनडीए घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम के प्रदेश अध्यक्षों और मिथिलांचल के सांसद विधायकों की भागीदारी रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बैठक के बाद जानकारी दी है कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विधानसभा चुनाव की पूर्व भूमि के तौर पर भी देखा जा रहा है। सभी सांसदों और विधायकों को पीएम के कार्यक्रमों को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बिहार के केंद्रीय मंत्री और हम रक्षक जीतन राम मांझी ने 20 सूत्री अध्यक्ष में पार्टी की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जहां पार्टी के विधायक हैं, वहां के प्रखंडों में भी हम का अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। ये बात हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, जदयू के नेता अशोक चौधरी के सामने उठाएंगे। उनसे पूछेंगे कि ऐसा लग रहा है कि हम एनडीए में है कि नहीं। उन्होंने कहा है कि बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस पर भी विरोध दर्ज कराया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से 35 से 40 सीटों की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसे ये मांग उठ रही है। इससे पहले भी कई सार्वजनिक मंच पर भी जीतन राम मांझी ने 40 सीटों का दावा ठोक चुके हैं। मांझी ने कहा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की हम सेना का गठन किया जाएगा। साथ ही जिन सीट पर पार्टी चुनाव लड़ सकती है, जहां पार्टी का जनाधार मजबूत है, ऐसे सीटों का चयन तेजी से करने पर चर्चा हुई है। दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर आज बिहार की सियासी गलियारों में काफी हलचल है। सुबह भाजपा के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। दोपहर जनता दल यूनाइटेड की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने ही मंत्री अशोक चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने एक नहीं दो बार शॉल उड़ाकर मंत्री अशोक चौधरी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं बाबा साहेब को नमन करता हूं। आप सभी बिहार वासियों को उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सीएम ने कहा है कि मैं तो उनके घर भी कई बार गया हूं। उनके घर पर परिवार के लोगों से भी मिला हूं। देश के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। संविधान की रचना कोई मामूली बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 5 महापुरुषों को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इनमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम शामिल है। इन 5 महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर प्रारंभ से ही हम लोग बिहार के हर क्षेत्र में विकास का काम निरंतर कर रहे हैं। हम लोग सभी जाति धर्म के लोगों के विकास के लिए हर प्रकार के काम कर रहे हैं। वो चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, अल्पसंख्यक हो या महिलाएं हो, सभी के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। वर्ष 2005 से पहले बिहार के लोगों ने जिन्हें मौका दिया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। दोस्तों, जेडीयू के नेता ललन सिंह ने शराबबंदी को लेकर तस्करों से पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाने वाले तेजस्वी यादव पर ललन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी में किसी गरीब को परेशान नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव शराबबंदी की वकालत इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनसे जुड़े लोग शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से उनके सांठगांठ है और वो उनके फाइनेंस करते हैं। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि अंबेडकर के इस सपनों को नीतीश कुमार ने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है और उनकी जिंदगी को सुधारने का काम किया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस वार्ता कर बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी कानून में सिर्फ गरीब और पिछड़ों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि बिहार में शराब की तस्करी में पुलिस के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार शराबबंदी कानून में पूरी तरह से फेल है। दोस्तों,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के पूर्व संध्या पर जनता दल यूनाइटेड की ओर से पटना में आयोजित भीम संवाद में नीतीश ने समाज के सभी वर्गों के लिए शांति एवं सद्भाव के साथ एकजुट होकर रहने की अपील की है। अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के दौरान बाबा साहेब के घर के अपने दौरे को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार दलितों, महादलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों, मुस्लिम समुदाय और सवर्णों सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं केंद्रीय मंत्री था तब मैंने उनके घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। मैं समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए शांति और सद्भाव के साथ एकजुट होकर रहने की अपील करता हूँ। बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और पार्टी के कई शीर्ष नेता मौजूद थे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। वीरसिंह पटेल ने आज रविवार को खुलासा किया है कि वो चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की स्थापित जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले वो कई पार्टियों में रहे। प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल होने से पहले वो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता थे। एक समय में पटेल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी हुआ करते थे। उन्होंने वैशाली विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके अलावा वो एक बार सिवान संसदीय सीट से सांसद भी चुने गए थे। पटेल स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आते हैं और एक समय उन्हें सीएम नीतीश कुमार के बाद राज्य में दूसरा सबसे शक्तिशाली कुर्मी नेता के तौर पर माना जाता था। साल 2005 में नीतीश कुमार जब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो वीरसिंह पटेल, जो उस समय जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में थे, राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हालांकि 2015 की शुरुआत में उनके नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हो गए। उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साथ दिया और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल हो गए। दोस्तों, ये बिहार में ही संभव है। यहाँ एक दरोगा नौकरी कर रहा था, दूसरी जगह उस दरोगा के परछाई नौकरी कर रहा था। जांच में खुलासा हुआ है, पिता का नाम एक, अस्थायी पता एक, जन्म तिथि एक, ऊंचाई एक, सेनावृत्ति की तिथि एक, पर दो आदमी दरोगा की नौकरी कर रहा था। दोनों ने नौकरी पूरी कर रिटायर भी हो गए। अब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने उक्त दारोगा के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिवहर के पुलिस अधीक्षक ने 17 जून 2023 को वरीय पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में 4 सदस्यीय 5 टीम गठित की थी। एसपी ने शिवहर जिले में सेनावृत्ति पुलिस अवर निरीक्षक संबंधित सत्यता एवं वैधानिक की जांच के निर्देश दिए थे। जांच में पाया गया है कि जिला एवं शिवहर जिला से सेनावृत्ति हुए पुलिस अवर निरीक्षक विक्रमा सिंह की सेवा पुस्तिका को देखने पर नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, जन्म तिथि, पैन कार्ड नंबर, ऊंचाई तथा छाती की चौड़ाई और सेनावृत्ति की तिथि एक पाई गई है। दोनों दरोगा जो 31 जनवरी 2023 को सेनावृत्ति हुए हैं, उनका नाम विक्रमा सिंह ही था। पिता का नाम स्वर्गीय रामचेला सिंह, अस्थायी पता मोहनिया भभुआ है। दोनों की जन्म तिथि 7 जनवरी 1963 है। दोनों का पैन कार्ड भी समान था। ऊंचाई से लेकर छाती की चौड़ाई भी समान है। दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार एक्शन में है। प्रदेश में आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। फसलों को भी भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में नीतीश सरकार इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ने इसी कड़ी में सभी जिलों के जिला अधिकारियों को बड़ा आदेश दे दिया है। इसके तहत सभी डीएम को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते दिन यानी शनिवार को उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में आई आंधी और असमय वर्षा से किसानों की फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया है कि सभी जिलों के डीएम को भौतिक सत्यापन कर वास्तविक फसल क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को मुआवजा और अन्य सहायता देने की कार्रवाई तेजी से की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा है कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को निर्देश किया गया है कि तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण करें और रिपोर्ट मुख्यालय को शीघ्र भेजें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी और किसी भी परिस्थिति में अन्नदाताओं का अहित नहीं होने दिया जाएगा।
दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार की ओर से कितनी भी कोशिशें की जाए, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ी की खबरें सामने आ ही जाती है। एक बार फिर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की बड़ी लापरवाही पकड़ ली है। मामला भागलपुर का है। दरअसल जिले में चल रहे स्कूल निरीक्षण अभियान के तीसरे दिन शनिवार को कुल 38 स्कूलों की जाँच की गई। इसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO राजकुमार शर्मा ने मोक्षदा इंटर बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया, जहाँ विद्यालय की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। वहीं इसी परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय मोक्षदा बालिका में एक शिक्षक के लंबे समय से गैर हाजिरी रहने का मामला सामने आया है। स्थानीय शिक्षकों ने बताया कि संबंधित शिक्षक मेडिकल लीव पर है, लेकिन जब विभाग से इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि मेडिकल लीव से जुड़ा कोई आवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शिक्षक की खोजबीन शुरू करवा दी है। DPO स्थापना देव नारायण पंडित ने जानकारी दी है कि संबंधित शिक्षक से पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वो वास्तव में मेडिकल लीव पर है या स्कूल से अनुपस्थित रहने का कोई और कारण है। उन्होंने कहा है कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दोस्तों, जिले में 476 पदों पर होमगार्ड की बहाली होनी है। इसके लिए अभ्यर्थी पुलिस लाइन मैदान और RN कॉलेज मैदान में होमगार्ड बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा के लिए दौड़ लगाएंगे। इसे लेकर समादेष्टा प्रेमचंद ने तैयारी शुरू कर दी है। बहाली में शामिल होने के लिए 19 से 40 साल तक के पुरुष और महिला अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 27 मार्च से 16 अप्रैल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी करने के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। कद काठी व चयन प्रक्रिया की अधिक डिटेल्स विस्तृत नोटिफिकेशन में है, लेकिन बताया जाता है कि होमगार्ड की भर्ती जिला स्तर पर की जा रही है। इस सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जिले में 476 रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार रोस्टर का अनुमोदित किया गया है। इसमें गैर आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी पद शामिल हैं। इन सभी आरक्षण कोटियों में संबंधित कोटि की महिलाओं के लिए 35% शैक्षणिक आरक्षण अनुमान्य होगा। दोस्तों, बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं राजनीतिक परिदृश्य में नई पार्टियों का उदय हो रहा है। EIP गुप्ता ने शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान पान महारैली में भारतीय इनकलाब पार्टी का गठन की घोषणा की है। बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए गुप्ता ने चुनाव लड़ने और बिहार में इतिहास रचने की अपनी मंशा जाहिर की है। गौरतलब है कि हाल के महीनों में बिहार में नई राजनीतिक पार्टियां उभरी है। इनमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी शामिल है, जिसकी स्थापना पिछले साल 2 अक्टूबर को हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार की करीबी सहयोगी रहे RP सिंह ने आप सबकी आवाज नाम से पार्टी शुरू की। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने भी हिंदू सेना नाम से पार्टी शुरू की। EIP गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह अब अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग उठ खड़े हुए हैं, जिन्हें अब तक दबाया गया था। तांत्रिक तत्वा खड़े हो गए हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं की पिछली सरकारों की आलोचना की कि उन्होंने इस समुदाय का पूरा समर्थन नहीं किया। दोस्तों, खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुफ्त राशन वितरण में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। गरीबों के हक के अनाज को डकारने का ये शर्मनाक खेल रामगढ़वा प्रखंड में चला आ रहा था, लेकिन SDO की जांच ने इस काले खेल का पर्दाफाश कर दिया है। 9 अप्रैल को रक्सौल SDO द्वारा रामगढ़ के अहिरौलिया पंचायत स्थित PDS डीलरों के गोदामों की औचक निरीक्षण की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि TPDS गोदाम में निर्धारित यात्रा से कम राशन भेजा जा रहा था। साक्ष्यों के आधार पर DSD ठेकेदार राजेश कुमार गुप्ता और डिलीवरी बॉय राजकुमार उर्फ राजू को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। TDPS सहायक गोदाम प्रबंधक सूरज प्रकाश की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। उनकी लापरवाही को प्राथमिकता में दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए बोर्डी अधिकारियों को सूचना भेजी गई है। रामगढ़ थाना में दर्ज प्राथमिकी में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंधित धाराएं लगाई गई है। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से राशन घोटाले में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया है और गरीबों के अधिकार की रक्षा के लिए ये कदम मिसाल बनकर उभरा है।
दोस्तों बिहार में इस साल के आखिर में संभावित विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है तो कहीं सीटों के बंटवारे ने पारा चढ़ा दिया है। इसी सिलसिले में एनडीए की घटक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। मांझी ने गठबंधन में 35 से 40 सीटों की मांग रख दी है, जिससे बाकी सहयोगी दलों के लिए समीकरण साधना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम 20 विधायक चाहते हैं और इसके लिए 35 से 40 सीटें चाहते हैं। अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष को दबाव बनाना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले जिला 20 सूत्रीय कमेटी का गठन हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी के लिए लोगों को जगह नहीं दी गई है। प्रखंड स्तर पर भी 20 सूत्रीय कमेटी के गठन में बीजेपी जेडीयू ने आपस में सीट बांट ली है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पार्टी की हालिया बैठक में कई नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई और अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात करूंगा। दोस्तों मोतिहारी के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मनोज यादव की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर प्रशासन द्वारा बंद किए गए अवैध कट को राजद विधायक ने अपने समर्थकों के साथ जबरन खुलवा दिया। खास बात यह है कि इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। जानकारी के अनुसार NH 27 पर कोटवा के दीपू गांव के पास एक अवैध कट बनाया गया था। यह कट लंबे समय से सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहा था, जिससे कई लोगों की जान जा चुकी थी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने हाल ही में इस अवैध कट को बंद कर दिया था और स्टील के क्रैश डिवाइडर से ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही इसकी सूचना विधायक मनोज यादव को मिली, वे अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआत में प्रशासन की मौजूदगी के कारण समर्थन हिचकिचा रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में विधायक खुद आगे बढ़े और कट के क्रैश डिवाइडर को जोर जोर से हिलाने लगे और तोड़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद समर्थकों ने पलक झपकते ही पूरे क्रैश डिवाइडर को धराशायी कर दिया। दोस्तों बिहार में अचानक से बढ़ी हुई कांग्रेस की सक्रियता के बीच अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 दिवसीय बिहार दौरा हो रहा है। अप्रैल महीने में 2 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे बक्सर और पटना में 2 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बिहार का दौरा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। उनके कार्यक्रम के तहत वे 19 अप्रैल को बक्सर और 20 अप्रैल को पटना का दौरा करेंगी। दोनों जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग बैठक में आने वाले चुनाव के लिए बड़ा प्लान बन सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का बिहार में सक्रियता होना पार्टी की राज्य में ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसी वर्ष अब तक शुरुआती 4 महीनों में 3 बार राहुल गांधी ने भी बिहार आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने बिहार प्रभारी के तौर पर कृष्ण अल्लावड़ू और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राजेश राम को नियुक्ति किया है। कांग्रेस संगठन में हुए इन बदलावों को पार्टी आने वाले चुनाव के पहले हर मोर्चे पर खुद को मजबूत बनाकर पेश कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 दिवसीय बिहार में फिलहाल उनके लालू यादव या तेजस्वी यादव से मिलने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर हुआ है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्रनाथ चौधरी, खेल विभाग के सहायक निदेशक संजय कुमार, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर तेजस्वी सिंह तथा बिहार कबड्डी एसोसिएशन के चेयरमैन कुमार विजय सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली विष्णु तथा उप कप्तान पुष्पा राणा भी इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल रही। खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकर ने प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सभी का अभिनंदन किया। खबर सीतामढ़ी जिले से, जहां शिक्षक बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 17 सालों बाद फर्जीवाड़ा कर नौकरी लेने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के सुरनसर प्रखंड के मध्य विद्यालय उधाऊर में कार्यरत शिक्षक हित नारायण ठाकुर को फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सीतामढ़ी के एडिशनल SP अशीब आनंद ने बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो
मुजफ्फरपुर और एक निजी शिकायतकर्ता की संयुक्त शिकायत पर बथनाहा थाना में प्राथमिक दर्ज की गई थी। जांच में यह भी पाया गया है कि आरोपी ने असम के SCERT से जारी फर्जी डिप्लोमा बेसिक टीचर ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वर्ष 2008 में बथनाहा प्रखंड नियोजन इकाई से नियुक्ति ली थी। इसके बाद उसी जाली प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर 2012 में किशनगंज जिले के 34,540 शिक्षक कोटि के तहत नियुक्त हुआ था। आरोपी ने बाद में तबादला कराकर सीतामढ़ी के सुरनसठ प्रखंड में अपनी सेवा देनी शुरू कर दी। जांच में पाया गया है कि प्रशिक्षण का पूरा दस्तावेज फर्जी था। पुलिस का मानना है कि इस घोटाले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। अगर आपके भी वाहन का चालान काटा है और आपने नहीं भरा है तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि अब आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में हाई मास्क कैमरा लगाया गया है, जिससे ऑनलाइन चालान काटा जाता है। कई बार इस चालान का पता वाहन मालिकों को नहीं भी चलता है, लेकिन जब वो कागजात बनाने जाते हैं तब पता चलता है कि वाहन पर चालान है। लेकिन अब ऐसे वाहन मालिकों के ऊपर परिवहन विभाग एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। इस कारण अगर आप भी वाहन का चालान नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द भरा लें। आपके जानकारी के लिए बता दी कि शहर के 14 चौक चौराहों पर कैमरा लगा हुआ है, जिससे चालान किया जा रहा है। खासकर जब से डबल हेलमेट का रूल लागू किया गया है तब से और अधिक चालान कट रहे हैं। अभी 15,000 ऐसे वाहन मालिक हैं जिनकी चालान पिछले कई महीने से बाकी है। वहीं अब ट्रैफिक DSP आशीष सिंह ने बताया है कि हम लोग परिवहन विभाग को लिख कर दे दिए हैं। ऐसे वाहन मालिक अगर अब चालान जमा नहीं करते हैं तो उनका DL ही रद्द कर दिया जा सकता है। रद्द होने के बाद फिर दोबारा बनाना मुश्किल है। अगस्त महीना से ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दरअसल बातचीत के दौरान कई वाहन मालिकों ने बताया कि ऑनलाइन चालान जमा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ट्रैफिक कार्यालय जाने के बाद जमा हो जाता है। दोस्तों, बिहार के प्रमुख नेता और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे पर तीखा हमला किया। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में डगरा का बैगन नहीं चलेगा और यहाँ लांडे पांडे चांडे की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बिहार की राजनीति किसी की कृपा पर निर्भर नहीं करती है। एक निजी चैनल पर बात करते हुए पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने प्रशांत किशोर को बहुरूपिया करार दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर BJP के B टीम बनकर काम कर रहे हैं, जिसे जनता ने पहचान लिया है। पूर्णिया सांसद ने प्रशांत किशोर के नीतीश कुमार को धर्मपिता कहने पर भी टिप्पणी की है, ये कहते हुए कि अब वो उनके श्रद्धा की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में पैसों और ब्लैकमेलिंग की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, बिहार के कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों को आने वाले 7 से 8 महीने में करीब 15 लाख पक्के मकान मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आवास दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 5,20,000 पक्के मकान दिए गए हैं। 5,20,000 और मकान दिए जाएंगे। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 7,90,000 मकान गरीबों को दिए गए थे। मकान के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को पटना के पत्रकारों से बात करने के दौरान कही है। केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय बिहार दौरे पर दोपहर को पटना पहुंचे। सबसे पहले भाजपा कार्यालय में NDA के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मधुबनी में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के बिहार में क्रियान्वयन की स्थिति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेहतर एवं आदर्श तरीके से सभी योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास एवं कल्याण के अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्राप्त करने की पूरी संभावना है। किशनगंज में वक्फ कानून को लेकर अब बवाल मच गया है। सरकार के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये कानून मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहना है AIMIM नेता अख्तरुल ईमान का। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि JDU में जाने वाले मौलवी बेगैरत है। अख्तरुल ईमान ने सीधा मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की सरकार की एक साजिश है। वहीं राजद, AIMIM, कांग्रेस और यहाँ तक कि JDU के कुछ नेता भी विरोध में खड़े
दिखे और सीमांचल अब चुप नहीं बैठेगा के नारे लगाए। गुलाम हसनैन भी गरजते हुए कहा कि सरकार देश को बांट रही है। क्या वाकई वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है सरकार? क्या जेडीयू के मौलवियों की कोई इज्जत नहीं बची? क्या सीमांचल फिर सड़कों पर उतरकर इतिहास लिखेगा? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। जी हां, किशनगंज जिले के दिगलबैंक प्रखंड क्षेत्र के टप्पू में वक्फ कानून को लेकर जमकर प्रदर्शन किया, जहां राजद, एआईएमआईएम, कांग्रेस सहित जेडीयू के भी नेता मौजूद दिखे। जहां नेताओं और लोगों ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान एआईएमआईएम के विधानसभा प्रत्याशी सह सीमांचल प्रभारी गुलाम हसनैन ने मुख्यतः वक्फ बिल के विरोध में अपनी बातों को रखा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार मुसलमानों के खिलाफ हमेशा देश विरोधी बिल लेते हुए आए हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर इस वक्त तक पार्लियामेंट में इतना गलत कानून नहीं बना है जितना बीजेपी ने वक्फ संशोधन कानून लेकर आया है। यह कानून खुला तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है, जो अल्लाह के नाम से वक्फ है और बेवाओं के मदद के लिए है, जो धार्मिक तालीम के लिए है। मोदी जी इस पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं और इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं। वहीं जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के मौलवियों की जरूरत नहीं वाले बयान पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि मौलवियों की जरूरत तो कल भी नहीं थी। वो बेगैरत मौलवी से पूछे कि जब तुम्हारी पार्टी कह रही है कि मौलवियों की जरूरत नहीं है तो वो बेगैरत तुम गए थे क्यों वहाँ? वो कल भी बेगैरत थे और आज भी है और उनके खिलाफ ऐसे जुमले होंगे ही। वहीं इस दौरान एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, एआईएमआईएम सीमांचल प्रभारी गुलाम हसनैन, एआईएमआईएम जिला महासचिव राहिल अख्तर, एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष हैबर बाबा, एआईएमआईएम नेता मुफ्ती अतर जावेद, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि फैयाज आलम, मुखिया जैद, राजद विधायक प्रतिनिधि ठाकुरगंज, राजद विधायक अंजार नईमी, जिला परिषद प्रत्याशी डॉक्टर हसन रजा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर बवाल तो मचा ही हुआ है, मगर एक और खौफनाक सच्चाई सामने आई है। एक तलाकशुदा महिला जो अपने बच्चों के लिए जी रही थी, उसे प्यार और शादी का झांसा देकर उससे बार बार रेप किया गया है। वो कहता था शादी करूंगा, मगर फिर काटने लगी अपनी कलाई और डर दिखाकर ले गया उसे नरक की ओर। और फिर क्या था, महिला गर्भवती हो गई, लेकिन 2 महीने पहले उसे जबरन गर्भपात करवा दिया गया। ये सिर्फ धोखा ही नहीं था, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला जुर्म था। अब ये माँ लड़ रही है सिस्टम से, समाज से और खुद उस दरिंदे से जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या मिलेगा उसे इंसाफ, या ये केस भी कहीं और किस्सों की भीड़ में खो जाएगा? तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि मामला क्या है। जी हां, किशनगंज में पूर्व बालू संवेदक पर तलाकशुदा महिला से बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शनिवार को पहाड़कट्टा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। वह तलाक के बाद छोटी सी दुकान चलाकर अपने और बच्चों का भरण पोषण करती थी। 2 साल पहले सामान खरीदने छतरगाज बाजार जाने के दौरान आरोपी से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी लगातार फोन कर पीड़ित को परेशान करता था। विरोध करने पर वो शादी का वादा करता और कलाई की नस काटने का नाटक करता था। पीड़िता उसके झांसे में आ गई। आरोपी पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। आरोपी ने पीड़िता और उसके बच्चों को किराए के मकान में रखा। वहां वो आता जाता रहता था। रेप के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी ने 2 महीने पहले गर्भपात कराया। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी टाल मटोल करने लगा। उसने धोखे से अबॉर्शन करा दिया और शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार करने पर महिला थाने पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।